गतांग से आगे सिंधी छापे। वैसे भी भारत की हर चीज मुझे आकर्षित करती है। इसमें वह सब कुछ है जो उच्चतम संभव आकांक्षाओं वाला एक इंसान चाहता है। लेकिन जब मैंने पहली बार 1916 में सिंध का दौरा किया तो इसने मुझे एक विशेष तरीके से आकर्षित किया और सिंधियों और मेरे बीच एक बंधन स्थापित हुआ जो गंभीर तनाव को सहन करने में सक्षम साबित हुआ। मैं बिना गलत समझे सिंधियों को कड़वे सच देने में सक्षम रहा हूँ। मैंने सिंध में पिछले व्यापक लेकिन जल्दबाजी के दौरे के दौरान कहीं भी मामलों को कम नहीं किया। श्रोताओं ने मेरी बातों को अच्छी तरह से लिया और जहां संभव हुआ उन्होंने मेरी सलाह पर तत्काल प्रभाव डाला। कराची के छात्रों को अंग्रेजी में पत्र प्रस्तुत करने और उन्हें खाली इसके पीछे कार्रवाई की कमी के कारण खाली भरने के खिलाफ चेतावनी का तात्कालिक प्रभाव था। इसके बाद के कई अन्य पत्र बहुत अधिक दब्बू थे और आसान, सरल और शालीन सिंधी या समान रूप से आसान और शालीन हिंदी में पढ़े गए थे, बजाय उच्च प्रवाह और बमबारी वाली अंग्रेजी में, जिसे 90% दर्शक कभी नहीं समझ सकते थे। हैदराबाद में छात्रों की बैठक में पूर्णता लगभग आ गई थी। संबोधन पहले सिंधी में लिखा गया था और हिंदी में एक अच्छा अनुवाद मुझे दिया गया था। मुझे अगले सप्ताह इससे अलग से निपटना होगा। एकमात्र दोष यह था कि हालांकि यह छात्रों से आने का दावा किया गया था, लेकिन वे सामग्री के बारे में कुछ नहीं जानते थे। इस तरह के साधारण मामलों के बारे में हमारे बीच बहुत अधिक ढिलाई देखने को मिलती है। निश्चित रूप से संस्थानों की ओर से प्रस्तुत किए गए पत्र उनके द्वारा प्रस्तुत किए जाने से पहले उनके द्वारा विधिवत अनुमोदित होने चाहिए। खादी त्रावणकोर की तरह सिंध में भी खादी के प्रचार की असीमित गुंजाइश है। इसका सीधा सा कारण यह है कि सिंध की युवा और बूढ़ी महिलाएं सुरम्य किनारों वाली रंगीन साड़ियों के लिए नहीं जाती हैं। वे बिना बॉर्डर वाला सफ़ेद स्कार्फ पहनती हैं। अगर सिंध के पुरुष महिलाओं के बीच थोड़ा सा भी राष्ट्रीय प्रचार करेंगे तो उन्हें खादी के लिए प्रेरित करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुखदाई तथ्य यह है कि कुछ माननीय अपवादों को छोड़कर उनकी खादी में रुचि नहीं है। वे अपना विदेशी वस्त्र नहीं छोड़ेंगे। लोगों की भयानक गरीबी जिसे वे नहीं देखते हैं उन्हें स्थानांतरित करने में विफल रहता है। इसलिए सिंध शायद खादी के मामले में सबसे पिछड़े प्रांतों में से एक है। उत्पादन के आगे कुछ भी नहीं है। आचार्य कृपलानी, जो अब आचार्य की तुलना में खादी फेरीवाले की उपाधि के बेहतर हकदार है, का मानना है कि सिंध में खादी उत्पादन की बहुत गुंजाइश है, क्योंकि उनका मानना है कि आमिलों और भाइयों की समृद्ध उपस्थिति के बावजूद सिंध में बहुत गरीबी है। वह अपने कथन के प्रमाण में उद्धृत करता है कि सिंध में पाई अभी भी चालू सिक्का है। मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि उड़ीसा के अलावा मुझे अपने संग्रह में इतनी पाई कभी नहीं मिली जितनी सिंध में। 100 से अधिक आदमियों में से लगभग 10 रुपए के एक संग्रह में 40 पाई गिने गए। इस घटना को यह कहकर दूर नहीं किया जा सकता है कि लोग कंजूस थे या देने को तैयार नहीं थे। मैंने सिंध में कभी कंजूसी का अनुभव नहीं किया। जिन्होंने रुपए से अधिक दिए, 12 दिनों में 70,000 को अनिच्छुक नहीं माना जा सकता था। और यह तथ्य कि उनके पास देने के लिए पाई थी, यह दर्शाता है कि एक पाई सिंध के गांवों में रेलवे से दूर भी कुछ नहीं ला सकती है। एक जगह संग्रह में मुझे कौड़ियाँ भी मिली। पूछने पर पता चला कि एक पैसा 5 कौड़ियों के बराबर होता है। साथ ही मैं यह स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र हूँ कि इस खादी फेरीवाले के साक्ष्य को एक निश्चित राशि के साथ लिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तथ्य के कारण कि वह वर्षों से स्वनिर्वासित निर्वासन में रह रहा है। लेकिन इतना तय है कि खादी उत्पादन के लिए सिंध की क्षमता का परीक्षण करने के लिए विशेषज्ञ ज्ञान द्वारा समर्थित कोई गंभीर, निरंतर
व्यवस्थित प्रयास नहीं किया गया है। इस तथ्य को जोड़े कि सिंध एक कपास उत्पादक क्षेत्र है और यहाँ हैदराबाद की तरह अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा है। अगर खादी का माहौल होता तो सिंध के कई स्कूलों के माध्यम से हमेशा बली खादी का उत्पादन किया जा सकता था। स्कूलों में उचित निरीक्षण के तहत यान का एक व्यवस्थित दैनिक निर्माण, यहाँ तक कि कॉलेजों में भी नहीं, बड़ी मात्रा में अच्छी और टिकाऊ सस्ती खादी का उत्पादन करना चाहिए। लेकिन आस्था का अभाव असंख्य संदेहों का जनक है। धन्यवाद।